अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से हैं और अच्छी सेहत में हैं। अच्छा सा वीकेंड आपने एंजॉय किया होगा। बड़ा ज़बरदस्त मौसम भी रहा, 2 दिन काली घटाएं छाई रही, बारिश को हमें से ज़्यादातर लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन जहाँ पर हम में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मौसम की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये रहमत जहमत बनकर आई होती है और बड़ा नुकसान भी किया बारिश ने। आपको पता है, लोग स्टक रहे घरों में, दफातर में बड़ी देर तक दफातर नहीं जा सके। इसके साथ साथ काफ़ी लोगों के घरों में पानी भी आपको पता है कि घुस आया। तो जनाब, बारिश की जो सूरत हाल थी, पूरे मुल्क में बारिश की सूरत हाल रही। कराची में भी बारिशें हुई, लाहौर में बड़ी घन गरज के साथ बारिश हुई, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, इलाकों में जो है वो अब रहमत बरसा। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये जहमत भी बन गया। तो जब भी अल्लाह ताला की रहमत बरस रही हो, यही दुआ करनी चाहिए हम तमाम लोगों को कि जो ये रहमत है, ये रहमत ही बनकर नाजिल हो और ये किसी के लिए जहमत या तकलीफ का बाइस ना बने। लोगों के बहुत सारे काम भी उसमें रुक जाते हैं। तो जनाब, हम इसी के ऊपर बात करने के लिए, ये जो हालिया बारिश से जो चीज़ें मुतासिर हुई हैं और जो शहर को जो नुकसान उससे हुआ है, हम उसके ऊपर बात करेंगे कि लाहौर शहर में साफ़ पानी की फराहमी जनाब कब तक मुमकिन हो सकेगी। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जाहिद अजीज़, MD वासा हैं जनाब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बारिश जो है वो इस बार भी रहमत नहीं बल्कि जहमत बनकर नाजिल हुई है, तो काम का दबाव भी बढ़ जाता है। इस बारिश में वासा ने बर वक्त काम भी किया है। अक्सर जगहों पर खड़े पानी से मुतालिक काफी शिकायत मौसूल हुई हैं सर। बारिश ये लाहौर में जो हुई है, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर में थी 10 और 11 सितंबर को, और 300 मिलीमीटर से ज़ायद हुई है। और एक जगह पे तो 360 मिलीमीटर भी हुई है और लक्ष्मी चौक में भी 320 mm से ऊपर हुई। तो ये इतनी ज़्यादा बारिश के बाद जो लोगों को तकलीफ हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे हुई है। क्योंकि मैं खुद लक्ष्मी चौक मौजूद था और वहाँ पे समोसे की दुकान पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि मुझे खुद समोसे मंगवाने के लिए आधा घंटा वेट करना पड़ा कि लोग इतने एंजॉय कर रहे थे। तो 2 से 3 घंटे ये पानी ज़रूर खड़ा रहा। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि 300 mm और 2-3 घंटे में क्लियर कर देना, इस एंगल को भी देखना ज़रूरी है। अच्छा सर, ये वासा की जो कैपेसिटी है, नो डाउट कि बड़ा अच्छा काम हमेशा से होता है, लेकिन हम जानना चाहेंगे हमारे नॉलेज के लिए कि वासा की कैपेसिटी कितनी है, कितने मिलीलीटर बारिश को वासा जो है वो कंट्रोल कर लेता है और मामला अंडर कंट्रोल रहते हैं। दस्तयाब वसाइल के हवाले से मैं जो है वो बात कर रही हूँ। 100 मिलीमीटर से नीचे अगर बारिश हो तो वो 1 घंटे के अंदर क्लियर हो जाती है। लेकिन जाहिर है जब बारिश होती है तो पहले पानी ज़ेरी जो नशीबी या नीचे वाली जगह है वहाँ पे ट्रैवल करके ज़रूर पहुँचता है। क्योंकि पानी जब नीचे आता है, जैसे आपके घर की छत पे भी पानी गिरेगा तो वो नीचे वाली जगह पे पहले ट्रैवल कर जाएगा, जहाँ पर नाला या कोई और डायरेक्शन होगी। वहाँ पे जब खड़ा होगा तो वहाँ से रिमूव करना वासा का काम है, और उसमें हमने 100 mm तक की बारिश 1 घंटे के अंदर क्लियर कर देनी होती है। लेकिन ये चूँकि 300 mm थी तो इसलिए हमें 1 घंटे की बजाय 2 से 3 घंटे लगे। तो इसलिए आज से देखा जाए तो ये बाकी पाकिस्तान के किसी भी शहर से बेहतर कारकर्दगी है। सर, ये जो घरों में भी और दीगर जगहों पर भी बहुत सारी जो शिकायत मौसूल हुई कि साफ पानी और जो गंदा पानी जो मिक्स होकर पहुंचा, और आपको पता है कि आज के दौर में ये बहुत बीमारियों से भरपूर एक चीज़ है, नलकों में भी गंदा पानी इवन आता रहा। इस हवाले से जो है वो क्या आप कहेंगे? हमें औसतन रोज़ाना 5 शिकायत आती हैं पूरे शहर से जहां पानी की क्वालिटी का इशू आता है। उसमें दीगर वजूहात की बुनियाद के अलावा ये भी होती है कि घर के अंदर की छत की टैंकी में काई जमी हो। कई दफ़ा तो वहाँ पे छिपकलियाँ फिर रही होती हैं छत की टैंकी में जो घर के अंदर बनी होती है। ये एवरी टाइम होता है जब भी बारिशें होती हैं, खासकर लाहौर जैसा बड़ा शहर, हम अभी दूसरी जगहों की तो बात नहीं कर रहे हैं, इवन के जब मुझे भी घर से दफ्तर पहुँचना होता है और जो हालात वाक़यात मैं भी देखती हूँ कि गाड़ी भी आधी जो है वो सड़क में डूबी हुई दिखाई दे रही होती है और लोगों को घर से दफ्तर पहुँचना एक अजाब लग
लग रहा होता है। तो ये एवरी टाइम के मसाइल हम देखते हैं कि हर बार जब अगर बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए और सिर्फ 2 दिन बारिश बरसी, खुलकर बरसी, तो उसके बाद ये हालात हुए। देखें जी, आपने जब ऑफिस में आने में आपको दुश्वारी ज़रूर हुई होगी, लेकिन ऑफिस से वापस जाने में नहीं हुई होगी, क्योंकि उस वक्त तक पानी क्लियर हो गया था। असल में इसमें बारिश की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर 150 mm रात के 12 बजे बारिश हो जाए तो सुबह लोग ऑफिस आते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि रात बारिश हुई थी। लेकिन अगर सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक बारिश हो जाए तो जाहिर है कि वो ऑफिस जाने का टाइम है और उस वक्त बारिश हो रही है। और दोनों बारिशें जो कि 10 और 11 सितंबर को सुबह के टाइम हुई हैं और जब लोगों के आने जाने का टाइम सर आपकी बात बिल्कुल बजाय, आई एग्री के टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन ये मैटर भी उन इलाकों में करती है जो शहर के जो पोश इलाके हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर तो फिर भी पानी निकलने में बड़ा वक्त लगता है, काफ़ी दिन टाइम लग जाता है। वहाँ पर लोगों को मुश्किलात मुसलसल जो है उनका सामना करना पड़ता है। उन इलाकों के हवाले से आप क्या बताएंगे? देखिए जी, नशेबी का लफ्ज़ उर्दू का है, फारसी का भी है, इसका मतलब है नीचा इलाका जी। अब जाहिर है जो इलाका नीचा है बाकी से, तो सबसे पहले पानी ने ट्रेवल करके वहाँ पहुँच जाना है। वो नीचा इलाका ना तो वासा ने बनाया है ना किसी ने, लेकिन पानी वहाँ पहुँच गया। अब उसमें से पानी का अखराज मुमकिन बना देना 2 से 3 घंटे। अगर आप दिल्ली को गूगल करें, 3 दिन पहले बारिश हुई है 129 mm 129, और वहाँ पे एक बंदे ने उनके वज़ीर आला को ये बताया कि वो तैर रहा था पानी में और उन्हें बता रहा था कि देखें आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपकी इसमें तैरना पड़ गया। दिल्ली में, न्यूयॉर्क में 4 दिन पहले बारिश हुई और खास से मेट्रोज भरे हुए, लेकिन 2-3 घंटे में उन्होंने भी क्लियर कर दिया था। तो ये नशीबी जो इलाका होता है उसमें पानी ने जाना होता है। उसकी एक वजह है कि लाहौर जब आबाद हुआ तो हर इलाके की जो बस्ती के साथ एक तालाब बनाया गया, जैसे वारिस रोड पे तालाब है, इसी तरह मुख्तलिफ शहरों के कोने जो थे मजांग, और उन तालाब के अंदर उस इलाके की बारिश का पानी बस्ती का चला जाता था। बाद में शहर बड़ा होता गया, वो बस्तियां शहर का हिस्सा बनती गई और जो तालाब थे वहाँ भी सड़कें बन गई। लेकिन पानी को तो नहीं पता कि ये तालाब अब नहीं है, अब तो सड़क है, पानी तो नीचे ही जाता है, तो वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर 1-2 घंटे में क्लियर। लेकिन ये नहीं होता कि एक दिन लग जाए, एक दिन नहीं लगता। अभी भी कोई गली में कोई ब्लॉकेज होगी, वो बारिश के अलावा भी हो सकती है, लोगों का सॉलिड वेस्ट की चीज़ों की वजह से, तो वो तो डे टू डे एक्टिविटी है कि कहीं ब्लॉकेज हो गई। लेकिन ये जो बारिश का पानी है चंद घंटे में लाहौर में हमने निकाल दिया है, ये खासा क्रेडिबल था। और इसमें एक हमने वाटर टैंक जो रोशनास कराए हैं लाहौर में, जहाँ पे लॉरेंस रोड है, वहाँ तो 1 इंच भी पानी नहीं खड़ा होने दिया। अच्छा सर, ये इसके साथ ही जो एक और मसला जुड़ा हुआ है, आपने उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं लिया, मैं आपके जवाब की मुंतज़िर हूँ कि साफ पानी की फराहमी का जो सिलसिला है, इस बार जो हमने देखा कि गंदा पानी जो साफ पानी में जो शामिल होकर आया, वासा इस मसले को कब हल करेगा? क्योंकि शहरी इससे खासे परेशान दिखाई दिए। अच्छा, ये तो एक मुश्किल मसला नहीं होता, ये तो वैसे ही जैसे कहीं बिजली चली गई तो उसके बाद वो बिजली आ गई। इसी तरह कहीं किसी जगह पे गंदा पानी आ रहा है किसी गली में, जाहिर है कि 1 करोड़ शहरी है लाहौर में, अगर सबको ही गंदा पानी आना शुरू हो जाए हर घर में, तो 1 करोड़ आदमी में से 1% बंदा भी बीमार हो जाए तो 1 लाख बंदा तो हॉस्पिटल में जगह ही ना बचे। तो प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको हम हल भी करते हैं। उसमें जहाँ जिस गली में पानी बारिश का भी खड़ा होगा, सीवरेज का भी जमा हुआ होगा, उसके नीचे पानी की लाइनें भी चल रही होंगी, उस दौरान इसमें बिल्कुल एहतमाल होता है कि उस पानी को मिक्स हो जाए। लेकिन ये नहीं है कि मुस्तकिल ही अब उसको, यानी कि ये होता रहेगा, जैसे बिजली जो है वो परमानेंट नहीं आ सकती, उस तरह से ये मसला भी रिमेन रहेगा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि लाहौर शहर में कितने बरसाती नाले हैं और कितने फाल हैं और कौन से वसाइल हैं जिनकी इस वक्त कमी या जिनका शिकार है वासा? देखें जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। 6 बरसाती नाले लाहौर में हैं और 74 किलोमीटर उनकी लंबाई है। किसी बरसाती नाले ने ब्रीच नहीं किया, कोई आपके मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ होगा कि कोई नाला टूट गया या नाले के बहाव उबल गया या उसके ऊपर से बाहर निकल आया पानी, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने बड़ी डिसिल्टिंग की हुई थी। असल वसाइल का इशू ये है कि जैसे मैंने एक मिसाल दी कि हमने 14 करोड़ रुपया लगाए एक रोड पे और वाटर टैंक बनाया 14 लाख गैलन का लॉरेंस रोड पे। क़याम पाकिस्तान से पहले का वहाँ पानी खड़ा रहता था 4-4 फीट, लेकिन इस दफ़ा नहीं खड़ा हुआ। तो इसका ये साबित किया। और 3 और बस पंजाब गवर्नमेंट ने हमें, वज़ीर आला पंजाब ने टैंक्स बनाने के वसाइल मुहैया किए हैं जो ज़ेर तामीर हैं, कश्मीर रोड, शेरावाला गेट और कदाफी स्टेडियम।
कुल 11 अगली बारिशों से पहले बन जाएंगे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है ये इसी तरह ही होती जा रही है। तो जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है वहाँ पे मुझे भी नहीं जाना पड़ता, मीडिया को भी नहीं जाना पड़ता। तो ये एक काम लाहौर में हो रहा है जी, ये पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं हो रहा, और हर साल हम पहले से बेहतर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। एमडी वासा हमारे साथ शामिल एक गुफ्तगू थे, इन कॉन्वर्सेशन थे। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। और जनाब ब्रेक के जाने बढ़े हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो बढ़ती हुई महंगाई का तूफ़ान है, मैं अभी आज तैयार होते हुए मैं बात कर रही थी किसी से कि हर चीज़ इतनी महंगी महसूस होती है और घर का बजट इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और हर शख्स ही महंगाई का रोना रोता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर बात करेंगे, जो बढ़ती हुई महंगाई है और जो आसमान से बातें करी। छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और महंगाई महंगाई और महंगाई से मुतल्लिक ही बातें हो रही हैं। आपको पता है कि जो पाकिस्तान का जो ज़्यादा परसेंटेज है वो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है, और ऐसे में चीनी, आटा, जो हमारी बेसिक ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, आपके किचन के चलना मुश्किल हो जाए तो मेरे ख्याल से कि महंगाई वाकई ही बहुत ज़्यादा है। और बड़े बड़े कमरों में बैठकर, ठंडे कमरों में बैठकर जो है वो गरीब के साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार नहीं किया जा सकता। हमारी गवर्नमेंट एक्चुअली क्या कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इस पर हम बात करेंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की जो 24 अशाया खुर्दनोश हैं उसके अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया, देखा गया। मुल्क में जो महंगाई की शरह है वो 13% तक हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट में मौजूद है उनका मैं तारुफ आपसे करवाते चलूं। माहिर इक्तिसादियात जनाब फरुख सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर गुड मॉर्निंग, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है और उनका यही रोना है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया, पेट्रोल रीच से बाहर है, रोटी सालन भी मुश्किल हो चुका है, तो आखिर ये महंगाई क्यों काबू में नहीं आ रही है? असल सवाल अभी आपने जो पूछा कि महंगाई काबू में क्यों नहीं आ रही। महंगाई एग्जिस्ट करती है, ये तो हुकूमत खुद भी इसका इकरार करती है। हुकूमती इदारों के जो अदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं, अभी शायद आपने जिक्र किया कि सितंबर 9 को जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा है, उन्होंने एक उनका इंडेक्स कहलाता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसका मतलब यह है कि जो इंतहाई जरूरी अशिया है खाने पीने की, उनका क्या हाल रहा पिछले साल भर में, पिछले महीने भर में। बिजली का आपने जिक्र किया, हुकूमत खुद से कह रही है कि 46% कीमत में इजाफा हुआ है बिजली की कीमत में। इसी तरह जो है मुर्गी की कीमत में, अंडों की कीमत में, मिर्चों की कीमत में, अंडे कोई 30% ऊपर हैं, मिर्चें 35% ऊपर हैं। इसी तरह बाकी खाने पीने की जो जरूरी अशिया हैं उनकी सबकी कीमतें जो हैं वो 35-40% ऊपर। अगर आप पिछले 3 साल का गिने, अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो 3 सालों में सिर्फ 3 अशिया का अगर आप देख लें, आटे की कीमत तकरीबन 100% ऊपर है, 35 रुपए किलो से तकरीबन 70-75 पे पहुंच गया है। चीनी जो है वो 55 रुपए किलो थी 3 साल पहले, अब वो 100 से ऊपर निकल गई है। जो हुकूमत ने खुद से चीनी इंपोर्ट की है अभी रिसेंटली, वो तकरीबन 106 रुपए पर किलो हुकूमत ने खुद से इंपोर्ट की है। और गंदम हुकूमत खुद से इंपोर्ट कर रही है 61 रुपए किलो। तो आप सोचिए कि ये बाजार में कितने की बिकेगी। अब बैक टू योर क्वेश्चन विच इज द रियल वन, कि महंगाई तो है, इसकी वजह क्या है और हुकूमत इसको काबू में क्यों नहीं कर पा रही। 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो जो कार्टेल्स हैं, जिनको हमारे वजीर आजम साहब माफिया भी कहते हैं, उन्होंने कीमतों को, पूरी मईशत को इस तरह आप समझिए कि यरगमाल बना के रखा है। बिजली की कीमतें जो हैं वो आज से 3 साल पहले 9-10 रुपए का यूनिट था, अब वो तकरीबन 22-23 रुपए का यूनिट है। आप अपने स्टूडियो का बिल मंगवा के देख लीजिए, अपने घर का बिल मंगवा के देख लीजिए, तकरीबन यही पर यूनिट आपको पड़ेगा। अब आप सोचिए कि जब बिजली की कीमत 9 से 23 रुपए यूनिट जाती है, तो जिस चीज में भी बिजली इस्तेमाल होती है, जो भी नतीजा प्रोडक्ट निकलेगा वो यकीनी तौर पे महंगा होगा, तो महंगाई की कंट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह चीनी का जो है वो एक कार्टेल बना हुआ है,
वो गन्ने की कीमत भी फिक्स कर लेता है, वो चीनी की कीमत भी कर लेता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में मुंतकिली होती है दौलत की, यानी कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जेब से पैसा निकलता है और इन जो कार्टेल्स हैं उनकी जेब में ये चला जाता है। इसी तरह खाद का एक बहुत बड़ा कार्टेल बना हुआ है, हालांकि हुकूमत उनको तकरीबन 200 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी देती है, यानी कि उनको सस्ती गैस प्रोवाइड की जाती है। सर ये बिल्कुल टेक्निकल बातें हैं और ये बिल्कुल बजाएं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब आवाम टैक्स भी देती है उसके बाद भी उसका गुजर बसर नहीं होता। अद्वियात की जानिब आप देख लें, अद्वियात जो हैं वो एक आम शख्स की समझ से बाहर है। हुकूमत बड़ी बातें करती है कि मुल्क से करप्शन का खात्मा किया जाएगा, यकसा तालीमी निसाब पर फोकस किया जा रहा है, ये भी सारे बेसिक मामलात हैं, लेकिन महंगाई जो है वो इस वक्त अवाम का जो सबसे कहा जाए ना कि अगर प्राइमरी या जो सबसे जो एक बड़ा इशू है वो महंगाई है। तो हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसी है उसको आप किस निगाह से देखते हैं? आपको वो ठीक लगती है? मिडिल क्लास और जो गरीब है क्या उसको कोई रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हुकूमत खुद से इस महंगाई के पीछे है। बहुत सारी वजूहात जो हैं वो हुकूमत बिजली का रेट खुद बढ़ाती है, हुकूमत पेट्रोल का रेट खुद कंट्रोल करती है। तो बहुत सारी वजूहात जो हैं, अब आपने कहा कि इतनी कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में कि पिछले तकरीबन 12 महीनों में कोई 1 दर्जन ऐसी मीटिंग्स हुई हैं जिनको वजीर आज़म साहब ने खुद से चेयर किया है और उनका फोकस ये था कि महंगाई को किस तरह कम किया जाए। फिर पिछले 24 महीनों में अगर आप देख लें, तकरीबन 2 दर्जन मुख्तलिफ वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ महंगाई था। तो महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, उसकी बातचीत बहुत हो रही है। एक और बहुत बड़ी वजह जो मैं बताने चला था वो है रुपए की कीमत जो डॉलर के सामने बड़ी तेजी से गिरती है, उसके नतीजे में बहुत सारी चीजों की कीमत अभी बढ़ने वाली है अगले चंद हफ्तों में। अब आप अंदाजा कीजिए कि 123 रुपए का $1 था जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, अब वो तकरीबन 170 रुपए पे बिक रहा है। और हम जो चीजें इंपोर्ट करते हैं, अगर आप उनकी लिस्ट देखें जिन सब की कीमतें जो है अगले चंद हफ्तों में बढ़ने वाली हैं, हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, डीजल इंपोर्ट हो रहा है, गंदम करते हैं, चीनी इंपोर्ट हो रही है, हत्ता कि मिर्चें इंपोर्ट होती हैं, दालें इंपोर्ट हो रही हैं, चाय इंपोर्ट होती है, खाने बनाने का तेल इंपोर्ट होता है, फिर बिजली की कीमतों को हमने डॉलर के साथ नक्की कर रखा है। तो मेरा खदशा ये है कि अगले चंद हफ्तों में ये रुपए की गिरने की वजह से कीमतें जो है वो बेतहाशा मजीद एक नया तूफान आप समझ लीजिए महंगाई का जो है वो आने वाला है। अच्छा फारूक साहब, आप ये समझते हैं कि क्या हम मैन्युफैक्चरिंग की वजह से भी मसाइल का शिकार है? अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग $34 अरब, जबकि बांग्लादेश की $48 अरब, और अगर भारत की अपने हमसाया मुल्क की बात की जाए तो उनकी $412 अरब पर है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो आपकी इनपुट कॉस्ट है, जो आपने बिजली की कीमत करनी है, जो पेट्रोल की कीमत होगी, जो गैस की कीमत होगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बिजली की कीमत आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, वो तकरीबन पाकिस्तान से आधी है। आपने इंडिया का जिक्र किया, वो पाकिस्तान से 35-40% वहाँ बिजली का जो नर्क है वो कम है, जो टैरिफ है वो कम है। अगर वहां पे ये चीजें कम कीमत में सप्लाई की जा रही हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, तो आप सोचिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की प्रोडक्ट निकलेगी, जो वो चीजें बनाएंगे, उनकी कीमत भी कम होगी। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम कंपीट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर, ठीक है, हुकूमत तो मुसलसल बातें करती है, दावे भी करती है और बातें भी की जाती हैं कि महंगाई पर काबू पाया जाएगा। 5 साल मुकम्मल होने को भी हैं और अवाम इसे इंतजार में है कि आखिर जो महंगाई का जो जिन जो बोतल से बाहर निकला हुआ है इसको कब काबू में किया जाएगा। बहरहाल अभी तक तो ये सिर्फ एक सियासी बयान रख रहा है, अमली तौर पर तो इस पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इस मामले में नजर आ रही है कि हुकूमत कोई खास तौर पर जो वजारत खजाना है उसके हवाले से कोई ठोस किस्म की टीम तश्कील नहीं दे सकी। देखिए, कोई भी रियासत को कामयाबी से हुक्मरानी अगर किसी रियासत के ऊपर करनी है तो वो अब एक साइंस बन चुकी है, उसका एक एस्टैब्लिश तरीका है। और वो तरीका कार कुछ ऐसा है कि पहले फेज में आप एक टीम को तश्कील देते हैं, फिर वो टीम बैठती है, वो मनसूबा बंदी करती है। महंगाई के हवाले से अगर हम कह लें तो एक टीम बैठे, मनसूबा बंदी करे कि इसको किस तरह कंट्रोल में लाना है,
फिर कई महीनों के बाद उन मंसूबों के ऊपर अमल शुरू होता है और फिर कई और महीने लगते हैं एक्चुअल नताइज सामने आने में। तो ये 4 फेजेस में होता है मामला। हमारे यहाँ आप सोचिए कि तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो गए हैं पीटीआई हुकूमत के, और अभी तक कोई ठोस किस्म की टीम सामने नहीं आई। ठीक है सर, आपने देखा आपकी भी जो है वो तमाम मामलों पर बड़ी गहरी नजर होती है। लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगी, देन आई हैव टू गो टू अ ब्रेक, कि हुकूमती जो माशी पॉलिसी है, आपको क्या लगता है कि इसमें कहां पर तब्दीली की जरूरत है? हुकूमत को अब कौन सी समत अख्तियार करने की जरूरत है कि मामला जो है वो बेहतर हो सके? ये सबसे पहला फेज जो है वो एक ठोस किस्म की, सॉलिड किस्म की टीम तश्कील देना है। अब आप अंदाजा कीजिए कि 7 दफा पिछले तीन सालों में 7 दफा एफबीआर का चेयरमैन जो है वो बदली हो चुका है। 4 दफा कोई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो चेयरमैन है वो बदली हो चुका है। 4 नए कॉमर्स सेक्रेटरी आ चुके हैं। अब अगर आपने 7 दफा एफबीआर का चेयरमैन तब्दील किया है तकरीबन 37 महीने के अंदर, तो आप सोचिए कि एक एवरेज औसतन जो टेन्योर आ रहा है वो 5-6 महीने से ज्यादा कोई लास्ट नहीं कर रहा है। अगर आपके पास टीम है, उसके पास टाइम नहीं है, वो मनसूबा बंदी करने को आता है, तो फिर नया एफबीआर का चेयरमैन आ जाता है या नया वजीर खजाना आ जाता है। यानी कि 4 वज़रा खजाना बदली हो चुके हैं पिछले 36 या 37 महीनों में। तो 8 से 9 महीने से ज्यादा तो किसी को वक्त ही नहीं मिल रहा। तो सबसे पहला फेज जो है वो है एक टीम का तश्कील देना, और होपफुली हमारी दुआ है कि अब एक टीम सामने आ गई है, लेकिन अभी कई महीने लगेंगे इसको मनसूबा बंदी करते हुए, फिर कई महीने लगेंगे उन मनसूबों के ऊपर अमल दरामद होते हुए। तो जो बकिया 2 साल बचे हैं पीटीआई की हुकूमत में, मेरा खदशा ये है कि किसी किस्म के नताइज सामने आने वाले नहीं। थैंक यू सो मच फारूक साहब, आपने वक्त निकाला। और हुकूमत जिस तब्दीली की बात करती रहती है, जिस सुनामी की, आई होप सो कि वो इस सूरत में आ सके कि जो गरीब तबका है उसको कुछ गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ दे सके। जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हामिद मशरकी साहब हमारे साथ होंगे और हम बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड के जनाब इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की जो जंग है इस पर तज्जिया लेंगे, डिटेल गुफ्तगू करेंगे। लेते हैं वक्फा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि हम तमाम लोगों की जो नज़रें हैं वो खबरों पर है, और गर्मा गर्म जो खबरें आ रही हैं जनाब वो ये कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की जो जंग है वो इस वक्त छिड़ी हुई है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो रिजल्ट हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 नशिस्तों के साथ आगे है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने जनाब हम आपको बताएं कि 59 नशिस्तें हासिल की हैं। और इसके साथ साथ जनाब पीपल्स पार्टी को 16 नशिस्तें मिली हैं। MQM पाकिस्तान 11 सीट्स हासिल करने में कामयाबी इनको हासिल हुई है। जमात इस्लामी को 8 नशिस्तों पर फतह हासिल हुई है। अगर लाहौर में जिक्र किया जाए तो नून लीग ने जनाब मैदान मार लिया है। 10 में से 9 नशिस्तों पर जनाब नून लीग कामयाब हुई है। आगे बढ़ते हैं और जनाब रावलपिंडी कैंटोनमेंट की बात की जाए तो यहां पर भी मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी दिखाई दिया है, और कैंटोनमेंट की 19 में से 12 नशिस्तों पर नून लीग ने कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ जनाब सिंध में PTI कामयाब रही है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हैदराबाद में किसी की ना चलने दी। एज यूजुअल हम तमाम लोग जैसे जानते हैं। अब इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जनाब हामिद मशरकी साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। इनसे गुफ्तगू करेंगे जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल इस वक्त हो रहे हैं उसके मुताबिक। जनाब, क्या तब्दीली नजर आ रही है जो है इंतखाबात के जो रिजल्ट्स अभी जो हैं वो आ रहे हैं, तो क्या कुछ चेंज लगा है आपको? नबिया बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल ही कोई तब्दीली नहीं आ रही। तब्दीली नहीं आई। अगर आप गौर से देखें ना इलेक्शन, तो बिल्कुल वही सिचुएशन है कि बलोचिस्तान में नून लीग का कोई नामो निशान नहीं है, पंजाब में पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं है, KPK में PTI क्लीन स्वीप कर रही है, पंजाब में नून लीग टेक ओवर कर रही है, अंदरूनी सिंध में PPP जीत रही है, और जो अर्बन यानी शहरी सिंध है, कराची और हैदराबाद, वहाँ MQM की ज्यादा मेजॉरिटी बन रही। तो इस सारी सूरत हाल को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन 4 साल पहले भी यही शायद नतीजा आता और आज भी यही आया। जो इसमें 2 अहम बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि फिर एक बार पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे बाजी ले गए। वजह यह कि पॉलिटिकल सिस्टम की जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना। कैंटोनमेंट बोर्ड अपने इलेक्शन करा रहा है, कैंटोनमेंट बोर्ड अपने इलेक्शन करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई, उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन करा रहे हैं, ठीक हो गया।
बात आ जाती है कि क्यों हमारी जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं वो इलेक्शंस, जो ग्रास रूट लेवल इलेक्शन होता है, लोकल बॉडी इलेक्शन होता है, उससे क्यों भागती हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और दूसरे एंड के ऊपर मैं सबसे अहम जो चीज़ समझा हूँ, इस इलेक्शन में जितना इन्वेस्टमेंट की गई है उम्मीदवारों की तरफ से, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। कंटोनमेंट का इलेक्शन, जी, कि कंटोनमेंट के इलेक्शन में लाखों करोड़ों रुपए उम्मीदवारों ने खर्च किए हैं एक छोटे से वार्ड का रुकन बनने के लिए। अगर आप उसकी तनख्वाह और उसकी जिम्मेदारी को देखें ना, तो आप यकीन करें, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? दैट्स द क्वेश्चन कि अगेन एक छोटे से इलेक्शन को इतना पैसे की इन्वेस्टमेंट वाला इलेक्शन होनी चाहिए ना। बिल्कुल, खान साहब की हुकूमत है, इसके ऊपर होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी। इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, एक वार्ड के इलेक्शन के अंदर 5 से 7 लाख रुपए खर्च करने की इजाजत है उम्मीदवार को। और एक एक उम्मीदवार ने, मैं आपको फिगर्स बताऊं तो आप परेशान हो जाएं, जो मेरे पास फिगर्स आए हैं कि एक एक उम्मीदवार ने करोड़ करोड़ रुपया खर्च किया है एक छोटे से वार्ड का इलेक्शन जीतने के लिए। तो इस हवाले से एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, और उसके बाद अवाम को ये देखना चाहिए कि जो एक आदमी इतना पैसा खर्च करके आ रहा है, जनाब उनके जलसे देखे तो लैंड क्रूजर्स पे जलसे कर रहे हैं और पता नहीं किस किस चीज़ों पर जलसे कर रहे हैं, और जनाब पूरे, तो इसका मकसद ये हुआ कि इलेक्शन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिर्फ पैसे वाले का खेल बनता जा रहा है। पहले MNA का इलेक्शन होता था, सेनेट का इलेक्शन होता था, फिर सूबाई इलेक्शन होता था, फिर काउंसलर्स का इलेक्शन होता था, अब वार्ड के यानी कंटोनमेंट के इलेक्शन। जो रिजल्ट्स अभी हमने हमारी ऑडियंस के साथ भी शेयर किए हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाले जो इलेक्शंस होंगे उसके हवाले से इन जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इंतखाबात हुए, इनके नताइज देख के कोई खत्मी राय कायम की जा सकती है क्या? नहीं, खत्मी राय तो नहीं कायम की जा सकती नबीहा, लेकिन रिफ्लेक्शन जरूर नजर आएगा। और ये मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के लिए अलार्मिंग है। प्रेडिक्शन इज दिस के पंजाब के अंदर PTI को बहुत टफ टाइम मिलना है पंजाब में। और वही बात है कि बलूचिस्तान के अंदर फिर एक बार मखलूत सिस्टम रहेगा, सारी जमातें आ जाएंगी, BNP BAP और वो सारी जमातें आ जाएंगी। KPK में PTI का होल्ड नजर आ रहा है। सिंध के अंदर सबसे ज्यादा प्रेडिक्शन का प्रॉब्लम है। सिंध के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली के चांसेस हैं। अगर MKM थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कर लेती है, PTI थोड़ी सी सीटें जीत लेती है, और जो अपोजिशन अलायंस है जो अंदरूनी सिंध में काम करता है, अगर उसने थोड़ी सी भी अपनी स्ट्रेंथ बना ली तो पीपल्स पार्टी इज इन ट्रबल फॉर सिंध। अच्छा, पंजाब का बड़ा तस्करा होता है जब भी हम इंतखाबात के नताइज की बात करते हैं, और PTI की बेतहाशा कोशिश के बावजूद वो पंजाब में नहीं मुस्लिम लीग नून को तोड़ पाई है। तो ये भी आगे जो है, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर दो अहम चीजें हैं। एक तो ये है कि जो बिलावल की जो पॉलिटिक्स है ना, उसके अंदर अभी जो पिछले चंद दिनों में जो PDM की से उनकी अलहदगी हुई, पंजाब की बात पंजाब के अंदर एकदम से रिएक्शन आया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। PDM से निकलने का। ठीक है। एक वक्त में साल पहले देखें तो पीपल्स पार्टी अपनी दोबारा से फुटिंग बना रही थी, खसूसन साउथ पंजाब में, और फिर इसके बाद जो है वो साउथ पंजाब में और अपर पंजाब में। लेकिन अब अगर हम देखें तो फिर एक बार पीपल्स पार्टी अपना वोट बैंक नहीं मेंटेन कर पा रही, और इतने छोटे से इंतखाबात में इनको चाहिए था कोई 2-4 सीटें निकाल लेते तो एक एग्जिस्टेंस नजर आती। और अब होगा यही कि जहां जहां जो जीता है वो कहेगा जी यहाँ इलेक्शन ठीक हुआ है, जहां जहां जो हारा है वो कहेगा जी यहाँ धांधली हुई है। अच्छा, PTI को पंजाब में अपने पंजे मजबूत करने के लिए जो है वो काफी मेरे ख्याल से कोशिश भी करनी पड़ेगी अभी, बहुत करनी पड़ेगी। जो है मुस्लिम लीग नून ही छाई हुई है। नबीहा, एक चीज मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी को PTI को 3-4 चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये है कि मुस्लिम लीग नून को कैसे काउंटर करें, और दूसरा चैलेंज ये है जो आपके प्रोग्राम का पहला सेगमेंट था, जब तक महंगाई खत्म नहीं होगी, आवाम के ग्रास रूट प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगे, आप पंजाब की आवाम को या और मुल्क की आवाम नहीं जीत सकते। आपने उनका आटा चीनी दाल सस्ती करनी है तो वो कुछ पंजाबियों का करेंगे तो वो वोट देंगे ना आपको। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, पेरेंट्स जो हैं, खासकर जितनी माएँ हैं, अगर वो हमारा प्रोग्राम देखें तो ये सेगमेंट जनाब आपने लाजमी इस पर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि एक्सपर्ट की राय से हम आपको आगाह करेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा, शॉपिंग मॉल में अक्सर जब मैं जाती हूँ शॉपिंग के लिए विद माई फैमिली, तो अक्सर वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही होती है कि इस नाम का बच्चा, इतनी उम्र का बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से जुदा हो गया है, गुम गया है। काउंटर पर जाएँ जितने भी पेरेंट्स हैं, और ये कोई एक बार नहीं हुआ, ये बेतहाशा होता है। इसके अलावा अक्सर बच्चों के गटर में गिर जाने के वाकयात आपने नोट किए होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको अभी इन वाकयात के साथ साथ मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी जो बड़ी ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली वीडियो है। अच्छा, रीज़न क्या है
इन सारे मामलात का रीजन क्या है? शॉपिंग मॉल में बच्चा क्यों गुमता है? बच्चा राह चलते हुए गटर में क्यों गिर जाता है? मोटरसाइकिल पे अक्सर बच्चे क्यों मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं? इन सब के पीछे जो कॉमन रीज़न है मोस्टली वो ये है कि हमने बच्चों को मोबाइल या टैबलेट्स थमा दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हादसात रूनुमा होते हैं। और छोटे मोटे इंसिडेंट, मॉल में गुम जाना, पेरेंट्स का मिल जाना तो चलें ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हादसात होते हैं, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिससे आपको जानी नुकसान हो सकता है। और ऐसा ही एक जानी नुकसान जो है वो हुआ है। एक वीडियो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम जरा इस पर गुफ्तगू भी करेंगे। जी वीडियो प्ले करें। दैन के साथ भी ऐसे बेतहाशा वाकयात रिपोर्ट होते हैं, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। जनाब हमारी जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ाहरा कनीस साहिबा, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपने वीडियो देख ही ली कि मोबाइल फ़ोन का जो बेजा इस्तेमाल है और हमारी टेंशन में कोई भी और चीज़ नहीं होती, उससे हमें कितना जानी नुकसान भी हो सकता है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन, very common and very serious things happening around. Recently जब मुझे पता चला कि मुझे शो में आना है and I encountered this thing myself. आजकल मॉल्स का बहुत ट्रेंड है यहाँ पे लाहौर में भी, and there are a lot of people जो हज़ारों की तादाद में मॉल्स में जाते हैं, and वो लिफ्ट दोनों तरफ से खुलती है। So there was a family inside a lift और उनके साथ उनकी एक बेटी थी। There was this woman with her mother-in-law और उनकी sister-in-law थी साथ में। वो सब लिफ्ट से निकल गए, but the kid was in the lift. और जब मैंने उनको देखा, she was in a panic state. हमने सिक्योरिटी सिस्टम को बुलाया। She didn't had a phone, she didn't had a picture of her daughter with her there at that point. और उन्होंने मुझे बताया कि उनका फ़ोन जो है उनकी सास के पास है और उनके पास थी उनकी बेटी जो उनके हाथ से निकल गई है फॉर इंस्टेंस। और जब तक मैं वहाँ थी तब तक हमें वो नहीं मिली हैं। वी डोंट नो वो कौन से दरवाजे से निकली हैं और क्या सिचुएशन थी, बट वी जस्ट नीड टू नो दिस थिंग कि ये बहुत कॉमन है यहाँ पे और इतना सीरियस टॉपिक है क्योंकि हम जब बच्चों से नज़र हटाते हैं एंड वी आर सो स्टिक टुवर्ड्स द फ़ोन, और शायद हमें मॉल्स की जो रौनकें बड़ी खूबसूरत लग रही होती हैं और हम उनकी तरफ जो है अटेंटिव हो जाते हैं, बट जो एक्चुअल चीज़ है जिस वजह से हम वहाँ गए हैं दैट इज़ आवर फैमिली, और उस दौरान हम अपनी फैमिली को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों को। अब जब वो अटेंटिव चीज़ें हमारे लिए इतनी अपीलिंग हैं तो बच्चों के लिए कितनी अपीलिंग हो सकती हैं? चिल्ड्रन रन टुवर्ड्स द एस्केलेटर्स। सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ गैजेट्स, मतलब मोबाइल फ़ोन की बात नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो कि बच्चे की एज से पहले उसको दे दी जाती हैं। मतलब गाड़ी का इस्तेमाल या मोटर बाइक, समटाइम मैं बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ जो बाइक पे जा रहे होते हैं और उनकी उम्र पता नहीं हार्डली शायद 10-11 साल होती है। छोटा सा बच्चा बाइक चला रहा है और कितना खुदा ना खासा बड़ा नुकसान इससे हो सकता है। डॉक्टर साहिबा ऐसे ही है, इवन पेरेंट्स जो उनको मोटिवेट करते हैं सनरूफ से बाहर निकलें, बच्चे जो हैं विंडो से बाहर निकल के गाड़ी के, मतलब इट्स वेरी डेंजरस, एनीथिंग कैन हैपन। और काफ़ी वाक़यात इस तरह के न्यूज़ में आते हैं कि किसी बच्चे के साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, एंड पेरेंट्स जो है उस चीज़ को मोटिवेट कर रहे होते हैं। बेसिकली उनको एक एड्रेनलिन रश मिलता है कि हमारा बच्चा ही इज़ एंजॉयिंग हिज लाइफ, बट ये बहुत ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब यहाँ पे हम बता दें कि बिल्कुल ख़तरनाक है। मैंने रिसेंटली न्यूज़ में ख़बर भी देखी, यूजली हम मोटर बाइक पर बच्चे की गले से डोर फिर जाने का वाक़या देखते हैं, और बड़ा एक सैड इंसिडेंट भी हुआ था रिसेंटली जहाँ पर मेरे ख्याल से 4 या 6 साल का बच्चा था जो बाइक पे जा रहा था और उसकी गले पे डोर लग गई और ही एक्सपायर्ड उसी वक्त मौके पर ही। चले बाइक पर तो गाड़ी में जो सनरूफ में जितना खतरनाक है कि तब भी ये हो सकता है खुदा न खास्ता अगर ब्रेक लगे अचानक और बच्चा गाड़ी से निकल कर भी जा सकता है, और ऐसे भी वाकयात हुए हैं। ऑल्सो उसके गले में जब वो बच्चा सनरूफ से बाहर निकलता है तो जब ब्रेक लगती है इट हिट्स योर नेक और इवन द लंग्स एरिया, तो बहुत उस वक्त शायद दैट चाइल्ड कैन एक्सपायर एट दैट पॉइंट। और पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चा रो रहा है तो कोई नहीं उसको चुप कराने के लिए, उसका रोना ज़्यादा बेहतर है रादर देन लूजिंग हिम एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे टफ लव का मुजाहरा करना चाहिए उस वक्त कि हमें थोड़ा सा उनको नो कहना है, बच्चों को उनका ध्यान रखना है, अपने आप को भी नो कहना है। आप देखें कि जैसे आपने मोबाइल फ़ोन्स की बात की, टैबलेट्स की बात की, पेरेंट्स इतना मगन होते हैं, इट्स वेरी हिप्नोटिक। जब हम फ़ोन देख रहे हैं इट्स वेरी हिप्नोटिक, हमें नहीं पता हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है उस वक्त, बच्चों को नहीं पता चलता हम उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। तो कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स आप अपने घर में अगर आपने अनअटेंडेड छोड़ दी हैं तो ये बहुत वाकया हाल ही में भी पेश आए हैं कि बच्चे को करंट लगा एंड ही एक्सपायर्ड एट दैट पॉइंट। बिल्कुल इस तरह की बेतहाशा वाकयात हैं। और एक बड़ी
कॉमन प्रैक्टिस है, मैं आपको बताती हूँ वो कॉमन प्रैक्टिस क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बड़े लाडों में, बड़े प्यार में अपने बच्चों को ना गोद में बिठाकर गाड़ी ड्राइव कर रही होती हैं कि नहीं भी मेरा बेटा, मेरा शहजादा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरी प्यारी बेटी जो है वो गाड़ी ड्राइव करेंगे। अब बच्चे को आदत पड़ गई बाप या माँ के साथ ड्राइविंग सीट पे स्टीयरिंग को छेड़ाछाड़ी करने की। यूजली का थोड़ी बड़ी एज के बच्चे जब पेरेंट्स जैसे ही गाड़ी में से जाते हैं निकलकर और वो फ्रंट सीट पर या ड्राइविंग सीट पर आने की कोशिश करते हैं और उनको मालूम भी नहीं होता गाड़ी चल पड़ती है, तो गियर चेंज कर देते हैं। और डॉक्टर साहिबा इस तरह के बहुत सारे वाकयात, इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं कि जब गाड़ी चल पड़ी बच्चे ने गियर चेंज किया, क्योंकि हम उनको मुसलसल प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, इस वजह से बच्चा इतना डेयरिंग होता है और वो ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। जिसकी बिहेवियर्स हम उनको खुद सिखाते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बिकॉज हम खुद वो चीज़ें कर रहे होते हैं। आप सिखाएं, लेकिन उनको ये बताएं कि आप हर वक्त उनके साथ हैं, उनको बताएं, गाइड करें साथ वाली सीट पर बिठा के। लेकिन 2 से 3 साल का बच्चा वो गाड़ी चलाकर क्या कर लेगा उस पॉइंट पे? जस्ट टू सी हिम गिगल, दैट्स नॉट इनफ। और ये बहुत ज़्यादा एक रिस्की सिचुएशन आ जाती है क्योंकि आपकी खुद की जान खतरे में उस वक्त। एक सीट है वो, इट्स नॉट मेड फॉर 2 पीपल एट ऑल। और एयर बैग्स कुछ गाड़ियों में होते हैं, हर गाड़ी में नहीं होते। सो पीपल नीड टू नो। गाड़ी हार्ड आपकी जाके कहीं पर हिट करेगी तो ही एयर बैग्स ओपन होते हैं, वरना अदरवाइज नहीं होते, ओपन नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस सिचुएशन में हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि हमने ये क्या कर दिया। लेकिन आई जस्ट वांट पीपल टू नो कि हमेशा हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। मॉल्स में जा रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, आपके बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है आपके लिए। बिकॉज एट द एंड पीपल यूजली कम अप एंड से कि यू नो हमसे हमारी सारी दौलत ले लें, लेकिन वी वांट आवर किड बैक एट दैट पॉइंट। बट उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते ना, डॉक्टर्स कुछ कर सकते हैं, ट्रैफिक वार्डन कुछ कर सकता है, सिक्योरिटी का अमला भी क्या कर लेगा उस वक्त, बिकॉज इट वाज योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। अच्छा, इसके साथ एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हमने ये भी देखी है, यूजली मोबाइल चूँकि हर एक के पास है, हैंड्स फ्री का टाइम है, एयरपोर्ट्स भाई सबके पास होते हैं, तो जब हम पार्क्स में या हम रनिंग के लिए भी अक्सर जब जाते हैं, हम बड़े पार्क्स देखते हैं, तो वहाँ पर भी हमने हैंड्स फ्री यूजली लगाए होते हैं, हमारी प्लेलिस्ट हमारे साथ होती है। और यूजली ऐसे में अगर कोई जब वही प्रैक्टिस कुछ लोग अपने घर के बाहर भी ये कर रहे होते हैं, अपनी सोसाइटीज़ में भी वॉक कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, और गटर खुला होता है और अक्सर बच्चों के गटर में गिरने के वाकयात भी रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस। हम फ़ोन में हैं, हमने अपनी प्लेलिस्ट सुनी हुई है, या हम म्यूज़िक में इतना मगन है कि हमें पता ही नहीं है कि आगे हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इवन हम इस तरह की डिस्ट्रैक्शन में ना भी हो तो भी ये गटर वाला वाक़या तो इतना कॉमन है हर जगह, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ ही होता है, और वहाँ से फिर उनको रेस्क्यू करना, सेव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज दैट एरिया इज़ वेरी सफोकेटिंग। बेशक हम उसको बाहर निकाल लेंगे, बट उसके लंग्स को प्रोटेक्ट करना, उस बच्चे को प्रॉपर पोजीशन में लेकर आना, इट गेट्स वेरी क्रिटिकल एट दैट पॉइंट। बच्चों की बेसिक नीड्स क्या हैं? शेल्टर, फूड, you know, and the basic something is that is safety and protection. तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उनकी नीड्स फुलफिल करने की ज़रूरत है। अगर हम मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स, हैंड फ्रीज, सॉन्ग्स, इन चीज़ों को ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी एंटरटेनमेंट टाइम के लिए हैं। दैट शुड बी फिक्स्ड कि चलो फारिग टाइम पे देख लिया, बच्चा सो रहा है फॉर इंस्टेंस। बिल्कुल डॉक्टर कनीज़, थैंक यू सो मच, आपने जो है वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। पेरेंट्स को भी यहाँ पर जो है मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि खासकर अगर आप मॉल्स में जाएं और घूमने के वाक़यात बच्चों के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेक श्योर करेंगे अगर आपने बहुत शॉपिंग करनी है, शॉपिंग का बहुत शौक है, तो बच्चों को या तो घर लेकर जाएँ या तो आप उनके साथ रखें। बल्कि आजकल तो भाई वो चेन्स वगैरह भी मिलती हैं कि आप बच्चों को अपने साथ वो रख सकते हैं, और बच्चा जो है वो आपसे थोड़े से डिस्टेंस पर ही जाएगा और वो कहीं आपसे हाथ छुड़ाकर भागेगा नहीं। तो इस तरह के गैजेट्स वगैरह का जहाँ पर आप इतना खर्चा कर रहे होते हैं फजूल की चीज़ों पर, वहाँ पर अगर आप इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करें जो आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो अच्छी हैं, तो मेरे ख्याल से कि मॉल्स वगैरह में बच्चों के घूमने के वाकयात कम होंगे। बच्चों को राह चलते हुए फ़ोन मत पकड़ाएं, खुदा ना खास्ता कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चा गटर में गिर सकता है, या कोई भी खुदा ना खास्ता नुकसान उठाया जा सकता है। इसके साथ ही जनाब बढ़ेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम पर बात करेंगे जो हमारी जिस्मानी सेहत है, फिजिकल हेल्थ है, और जो पेन्स हम लोगों को आ जाती है, पेन मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। छोटा सा लेते हैं वक्फा, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड जैसे कि बताने की ज़रूरत नहीं है, इंसान जनाब अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत तख्लीक है। तो जनाब हम जब यूजुअली अपना दिन भर
के रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होते हैं, बिजी और हैक्टिक स्केड्यूल हमारा होता है और हम रेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, रात को प्रॉपर नींद हासिल हम नहीं कर पा रहे होते हैं, दिन भर दुनिया की भागम दौड़ में हम लगे होते हैं, तो ऐसे में जो सारा स्ट्रेस है वो कौन बर्दाश्त कर रहा होता है? ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी है वो हमारी हर तरह की फटीग, हर तरह का जो कहते हैं ना कि स्ट्रेस बॉडी ले रही होती है। और ऐसे में आपने देखा होगा अक्सर यंग लोगों में भी अब कमर दर्द के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टांगों में, घुटनों में, और जो पैरों के दर्द हैं अक्सर हर बंदा आपको यूजुअली कहता हुआ सुनाई देगा कि ओहो मेरी तो कमर में बहुत तकलीफ रहती है, पैरों में बहुत तकलीफ रहती है। तो जनाब इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, हम प्रॉपर रेस्ट भी नहीं कर पा रहे होते, प्रॉपर स्लीप टाइम भी नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से अक्सर हमारा जो जिस्म है वो दर्दों का शिकार रहता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब मौजूद हैं इन स्टूडियोज डॉक्टर ज़हीर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को बताइएगा नाजरीन की रहनुमाई के लिए कि जो पेन मैनेजमेंट है वो क्या है? बेसिकली ये एक रिलेटिवली नई फील्ड है और क्योंकि पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, जिसकी वजह से पेन्स और यंगर लोगों में पेन और दर्दों की शिकायत ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे वेस्ट में इस एक नई फील्ड को प्रॉपर रिकग्निशन मिली, पेन मैनेजमेंट कहा जाता है। बेसिकली आजकल के जो नए दौर में ज़्यादा जो लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हुआ, लैपटॉप पे काम करने की वजह से या सेल फोन्स यूज़ करने की वजह से पोस्चर ख़राब हुआ, उसकी वजह से बैक की पेन के केसेस काफ़ी ज़्यादा बैक एक के यानी कि सबसे ज़्यादा अगर जो लोग यंग लोग जो किसी तकलीफ का शिकार होते हैं तो वो कमर की दर्द है। एग्जैक्टली अच्छा, और इसकी वजूहात डॉक्टर साहब क्या आएंगे? वही फटीग और रेस्टलेस होना है? पिछले चंद माह में कोविड की वजह से आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया। सब लोग वो लैपटॉप्स और आईपैड्स और टैबलेट्स पे जब घरों से काम कर रहे थे, या वो जो पोस्चर उनका जो है वो बड़ा ही एक ऑकवर्ड सा जिसे कहते हैं झुक के काम किया जाता था, तो वो एक बहुत ही कमर पे एक स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से बैक एक के काफ़ी ज़्यादा केसेस आजकल मैं देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पोस्चर जो है वो कितना ज़रूरी है कि हम उससे मुतालिक बात करें? लोगों का अक्सर स्लीपिंग पोस्चर ठीक नहीं होता, फिर रात को एसी की ठंडी हवा जो है वो पड़ रही होती है, अब मौसम भी तब्दील हो रहा है वैसे भी, तो ऐसे में सही पोजीशन में ना सोना और दर्दों के मसाइल का उजागर होना या बढ़ जाना कितना नॉर्मल है और कॉमन है? ये बेसिकली डिपेंड करता है, आपकी जो मैट्रेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, पोस्चर आपका प्रॉपर होना चाहिए, पिलो का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थिकनेस क्या है, अगर आप करवट लेके सोते हैं तो पिलो की थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, अगर सीधे सोते हैं तो पिलो की थिकनेस कम होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, जिस्म में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, मसल स्टिफ्स हो जाते हैं, अकड़ाहट हो जाती है, उसके लिए भी कुछ बताइएगा। बिल्कुल, उसमें जो है ख़ास तौर पे डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जब सन एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो विटामिन डी की जो कमी है उसके बायस ये मस्कुलोस्केलेटल पेन्स और ये बहुत ही कॉमन हो गई हैं पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जो ब्राउन स्किन लोग हैं उनमें विटामिन डी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। तो डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए सप्लीमेंट्स होते हैं, वो अगर आप लें और सन एक्सपोजर अपना ज़्यादा करें, धूप में कुछ टाइम गुजारें, तो उससे ये कमी को पूरा किया जा सकता है। अच्छा, अक्सर लोगों को पैरों में भी दर्द होती है? एग्जैक्टली पैरों का बेसिकली पैरों, घुटनों और जो टखनों का जो है वो आपकी जो बॉडी का टोटल जो वेट है वो आपकी जो लोअर लिम्स हैं या टांगें हैं वो बर्दाश्त करती हैं। तो उस वजह से ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स जिन लोगों की ड्यूटी के होते हैं या जिनका काम ऐसा होता है कि वो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइएगा कि पहले तो हम लोग हमेशा समझते थे ना कि जो कमर की दर्द है या जो घुटनों की दर्द है ये हमेशा बूढ़े अफराद में या एक ख़ास सर्टन एज में जाके आपको ज़्यादा होती है, लेकिन जो यंगस्टर्स भी इसमें जो ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं वो कैसे बच सकते हैं इससे?
वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करें, स्पोर्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो दें, ना कि मोबाइल पे वीडियो गेम्स, और इस पे आउटडोर जो प्ले टाइम है बच्चों का वो बहुत ज़रूरी है, जिस पे आजकल मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल भी पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते। और इसके अलावा जो है डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले कहा विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो है। अब मेरी प्रैक्टिस में यंग फीमेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हैं। और किस एज से? 30s में। 30s में? 30s में, एग्जैक्टली। ये तो बहुत अर्ली है। बिल्कुल जी। अच्छा, और ये क्या इग्नोरेंस, क्या हम गलती कर रहे होते हैं कि इतनी यंग एज में ख़वातीन अगर इसका शिकार हो रही हैं? इसमें जो सबसे जो मैं समझता हूँ आजकल जो है वो जंक फूड है या फास्ट फूड है। अच्छा। जो पहले, और कैल्शियम का इस्तेमाल ना होना भी है इसमें, कह सकते हैं। कैल्शियम या डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध है उसका इस्तेमाल बहुत, क्योंकि यूजुअली जो ज़्यादातर लोग हैं वो डाइट कॉन्शियस हैं, दूध, दही, चीज़ या अंडे का इस्तेमाल उस तरह से हमारी अगर ग़िज़ा में नहीं, और जंक फूड है तो डेफिनेटली जो चीज़ आपको आफ्टर 40s या 50s में हिट करनी है वो 30s में कर रही है, एंड दिस इज़ हॉरिबल। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसके लिए क्या करना चाहिए? ग़िज़ा में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए? इसमें आप कैल्शियम इंटेक ज़्यादा करें, जैसे दूध है, चीज़ है या दही है उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है मीट्स में जो फ़िश है या जो प्रॉपर प्रोटीन के सोर्सेज हैं वो आप यूज़ करें। इसके अलावा जो है चीनी पे कट डाउन करें, जो शुगर है ये भी एक बहुत ही टॉक्सिन्स पैदा करती है आपकी बॉडी में। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई तकलीफ आपको 4 हफ्ते से, कहते हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ ज़्यादा हो 4 to 6 वीक्स रहे तो वो क्रॉनिक पेन होती है, तो उसके रिलीफ के लिए पेन मैनेजमेंट में किस तरीके से जो है उसको ट्रीट किया जाता है? जो मेरी स्पेशलिटी है बेसिकली वो स्टेम सेल ट्रीटमेंट है। स्टेम सेल तरीका इलाज, वो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप बॉडी के नेचुरल हीलिंग कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए पेन की रूट कॉज को ख़त्म करते हैं, ना कि सिर्फ पेन को। अच्छा। इसमें हम करते क्या हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया घुटने का, तो हम करते क्या हैं कि पेशेंट के 2 सोर्सेज होते हैं स्टेम सेल्स के, एक उसकी बॉडी की फ़ैट होती है और दूसरा बोन मैरो। ठीक। इनमें से किसी एक सोर्स से हम स्टेम सेल्स को आइसोलेट करते हैं। स्टेम सेल्स बेसिकली वो सेल्स हैं जिन्होंने आपकी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को फीटल लाइफ में बनाया। तो जो प्रिकर्सर सेल आपकी फैट का या बोन मैरो का है वही प्रिकर्सर सेल आपके नी के कार्टिलेज या नरम हड्डी का भी है, जो एज अ कुशन रोल प्ले करती है आपकी जो फ्रिक्शन को कम करने में आपके घुटने में। तो हम अगर उसको ट्रांसप्लांट करके रिप्लेस कर दें और उस कार्टिलेज को रीजनरेट कर दें तो आप रूट कॉज को ख़त्म कर सकते हैं, ना कि सिर्फ दर्द को। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात कितनी दुरुस्त है कि जब भी हमें कोई बीमारी हिट करती है या बुखार अगर हिट करता है तो हमारी बॉडी का जो वीक मसल होता है या जो वीक पार्ट होता है वो जल्दी जो है वो उसमें तकलीफ आ जाती है, तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। डॉक्टर ज़हीर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे पेन मैनेजमेंट से मुतालिक। जनाब, हम आपको अपडेट कर रहे थे लाइफस्टाइल का बेहतर होना, एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर इतनी सहल ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, डाइट हमारी उस तरह की नहीं है, ठंडे कमरों में हम रहना प्रेफर करते हैं, वॉक एक्सरसाइज से हम बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मसले मसाइल हमें लेट 40s या 50s में होने हैं वो हमें प्रॉब्लम अब 30s में हिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अपने लाइफस्टाइल में मेजर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही बढ़ेंगे जनाब एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको ले चलेंगे किचन में और शेयर करेंगे आज की रेसिपी आपके साथ। साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू नाउ प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं रूह अफ़ज़ा के किचन में। और अनंत क्या बनने जा रहे हैं आज नबिया हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा बनाना बनॉफ़ी। आपको पता है कि बड़ी ही फेमस है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बनॉफ़ी जो है वो सिर्फ बनाना के साथ ही बनती है, वो आप किसी भी फ्रूट के साथ अपना फेवरेट फ्रूट के साथ बनाना इज़ मोस्ट फेवरेट। अच्छा, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप घर में कोई अनाड़ी भी अगर ट्राई करेगा ना तो बहुत अच्छे बनेंगे, ज़बरदस्त। अक्सर हम लोग बहुत सारे मीठे ट्राई नहीं करते ना कि यार कैसे बनेंगे, ठीक बनेंगे कि नहीं, शाही टुकड़े हो गए जैसे कि, या पता नहीं, शायद मुझे लगता है आसान ही होगा, लेकिन ये जो बनॉफ़ी पाई रेसिपी है ना, अच्छा आपने आइडिया दिया। वैसे किस दिन हम शो में शाही टुकड़े भी बना सकते हैं। चलें कर लेते हैं, बिल्कुल बड़ा अच्छा
आइडिया मिल गया। अच्छा जी, सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स है, इसके अंदर जाएगी क्रीम जाएगी, इसमें क्रीम चीज जाएगी, इसमें बनानास जाएंगे, कुछ रिप बनानास मतलब मैश्ड बनानास, बिस्किट आप अपनी कोई भी पर्सनल चॉइस के ले सकते हैं, और उसके बाद बटर इसके अंदर जाएगा तकरीबन एक छोटा पैकेट जो है बटर का वो इसमें गया है, और ये 4 पैकेट्स जो है हाफ रोल के हैं बिस्किट्स। कोई भी बिस्किट हम जी कोई भी बिस्किट, चीनी वाला कोई भी बिस्किट आप ले लें। उसके बाद इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, और हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है रूह अफ़ज़ा, वो इसके अंदर जाएगा। कंडेंस मिल्क अगर किसी को महंगा लगता है तो इस्तेमाल करें या ना करें, इट्स योर चॉइस। अच्छा, ये आपने सेट कर लेना है अपनी डिश के अंदर, और थोड़ा सा बचा लेना ताकि हम ऊपर गार्निश। ठीक है जी, हमारे पास टाइम कितना है हमें बताइएगा ताकि हम उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है एक अलग पैन के अंदर हम फर्स्ट लेयर अनम हम लगा रहे हैं हमारे बिस्किट्स की लगाएंगे। जो हमने मीठे बिस्किट लिए हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, उसमें हमने बटर तकरीबन इतना डालना है कि हमारे बिस्किट जो है वो बस स्लाइड से उसके अंदर जो है ना वो कवर हो जाए। ठीक है। अच्छा, कोई भी हम लोग जो है बटर यूज कर लें अक्सर, कोई भी। अच्छा, कोई इसमें कोई फर्क आता है सॉल्टी बटर लें या हम नॉर्मल? हाँ, बिल्कुल फर्क आता है। मुझे वैसे ना पर्सनली बड़ा अच्छा सॉल्टेड बटर लगता है जब आप कोई मीठा बनाते हैं। अच्छा, इसमें जब आप सॉल्टेड बटर डालते हैं ना तो जब वो मीठे के आपका कंटेंट को ना बड़ा ही जबरदस्त बैलेंस कर देता है उसको। अच्छा जी, ये 2 पैकेट क्रीम थे मैंने इसके अंदर डाला है। अब ये 1 पैकेट क्रीम चीज जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा नबिया, ये आपने क्रीम चीज, जी क्रीम चीज, अच्छा क्रीम चीज इसमें जाएगी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये 1 कप के करीब जो है कंडेंस मिल्क है, वो इसमें जाएगा। अच्छा, ये जो आपका डिज़र्ट है इसको आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में तकरीबन 3 से 4 घंटे। हाँ जी, तो ही ये अच्छा सा जो है सेट हो जाएगा। ठीक है। तकरीबन कितना बचा ले बिस्किट हम ना बताएंगे? थोड़ा सा जो ऊपर अभी और लगा लेते हैं। ये अच्छा, इसकी लेयर हमने अच्छी करनी है। हाँ जी, अच्छी। कितने पैकेट्स यूज किए बिस्किट्स के? हमने 4 पैकेट्स यूज किए। हमने बिस्किट्स के 4 कौन से वाले पैकेट्स यूज किए? हाफ रोल्स जो हाफ रोल यूज किए हैं। ठीक है। ये इसके अंदर आप बनाना चलेगा। हम क्वांटिटी हमने क्रीम्स की भी बतानी है एक बार, जो हमने ऐड ऑन की है इसके अंदर। हमने 4 हाफ पैक बिस्किट के यूज किए हैं, और हम जरा आराम से बताते हैं हमारी ऑडियंस को। और हमने इसमें क्रीम ऐड की है कितनी? तकरीबन 2 पैकेट क्रीम है। ठीक है। 1 पैकेट क्रीम चीज है। ठीक है। उसके अंदर 4 to 5 ये बनानास जिनको हमने रिप्ड करके जो है मतलब मैश करके उनको इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसके अंदर हम इसमें सिंपल बनानास कट भी वो कर सकते हैं? अच्छा, वो सिंपल बनाना भी कट कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको मैश करते हैं तो वो थोड़ा चंकी फॉर्म में हो जाता है। तो जब आप इसको इसके साथ मिक्स करेंगे तो जब भी आप एक बाइट लेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एक आध चंक जो है जरूर आएगा, बनाना का आएगा। अच्छा अनम, जैसे कि आपने इसमें कंडेंस मिल्क अब ऐड कर दी है, तो हमें इसके साथ किसी किस्म की कोई चीनी ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी? चीनी ऐड करने की। अच्छा, जो थोड़े बहुत चीनी की ज़रूरत जो है वो जब हम अपना रूह अफ़ज़ा डालेंगे तो वो जो है हमारी चीनी का जो फ्लेवर है पूरा कर देगा उसको। तो जैसे कि आपको ये पता है कि रूह अफ़ज़ा एक कंप्लीट इंग्रेडिएंट है, तो जब मैं रूह अफ़ज़ा इसके अंदर ऐड करूंगी तब क्या होगा इसके अंदर कि वो जो थोड़ा बहुत चीनी का कंटेंट जो कम हो रहा है वो रूह अफ़ज़ा जो है इसको दे देगा, प्लस रूह अफ़ज़ा जो है इसको एक कलर भी बहुत अच्छा सा देगा। भाई मेरा जो कैमरा मैन है ना, जरा वही दिखाए कि मैं कितने सुघड़पन से इस टाइम। वाह 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 वाह, जबरदस्त, कमाल हो गया। हाँ। ये इतने हसीन, देखें आपने कैसे नबिया बना लेती हैं। मुझे हमेशा अनम, आपने कभी सोचा है कि अगर मैं किचन में आपके साथ ना होती तो क्या होता? मैं काम ही नहीं कर पाती। हाय। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा रूह अफ़ज़ा, और जैसे कि पता है आपको कि रूह अफ़ज़ा फल और सब्जियों के अर्क से बना हुआ है। अब ये देखिए, ये इसके अंदर जाएगा और कितना अच्छा जो है, तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ इसके अंदर ऐड किए हैं जस्ट फॉर। आप इसको मिक्स करें थोड़ा सा, तब तक मैं जरा बिस्किट की लेयरिंग जो है बिल्कुल वो फाइनल करती हूँ। और ये फल और सब्जियों के अर्क से बनता है, और ये जो है इसके अंदर संतरा, अनार और सेब और गुलाब की पत्तियों के अर्क से जो है ये बनता है। अच्छा अनम, इसके साथ साथ जहाँ पर हम इतनी जबरदस्त रेसिपी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर एक और अच्छी जो है खवातीन के लिए न्यूज़ हम शेयर कर देते हैं, तो जनाब जरा गौर से सुनिएगा। हमेशा की तरह इस बार भी स्टाइलो ने अपने कस्टमर्स के लिए सेल कलेक्शन में, आपको पता है कि कुछ ना कुछ नया होता है, इनोवेटिव होता है, इस बार भी उन्होंने अपनी जनाबी रीत बरकरार रखी है, जहाँ स्टाइलो के स्टोर्स और वेबसाइट पर मौजूद प्रोडक्ट्स पर 11% से लेकर तकरीबन 51% तक अनम डिस्काउंट
डिस्काउंट मुयस्सर है और ये स्टाइलो की साल की सबसे बड़ी सेल है, इसको आपने अवेल करना है। और जनाब 51% जनाब अप टू 51% की डिस्काउंट ऑफर में इनके तमाम जो कस्टमर्स हैं उनकी पसंदीदा चीजें आपको मिल सकती हैं और बेहतरीन कीमत पर दस्तयाब हैं, जैसे कि शूज की रेंज हो गई, चप्पल हो गए, खुस्से हो गए, हील्स हो गई, आपको ये अच्छे डिस्काउंट पर जनाब मिलेंगी। स्टाइलो मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन में जनाब ये दस्तयाब हैं शूज, और कस्टमर की जो कन्वीनियंस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स पर 800 से लेकर 1200 रुपए की रेंज में भी कुछ प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं। ये भी हम आपको बताएंगे जो कस्टमर्स के लिए स्टाइलो स्टोर्स पर मौजूद परफ्यूम्स भी है, ज्वेलरी भी है और जनाब किड्स कलेक्शन भी है, अमेजिंग प्रेट भी है और दीगर प्रोडक्ट्स भी इसी सेल का हिस्सा हैं जिनकी खरीदारी पर कस्टमर्स बड़े डिस्काउंट से फायदा उठा सकते हैं। तो जनाब ये जो ऑफर है ये बड़े ही महदूद मुद्दत के लिए, इंतजार मत करें, फौरन या तो वेबसाइट आप विजिट करें या फिर करीबी स्टोर्स पर जाएं और इस साल की सबसे बड़ी सेल से आप लोग फायदा उठाएं। तो मैं कहती हूँ नबिया हम तो शो के फौरन बाद चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं जनाब, यहाँ पर हम अपनी जरा ये रेसिपी शेयर करते हैं और उसके बाद बिल्कुल। अच्छा जी, क्या किया है आपने? सिंपल वही जो मैंने मटेरियल हमने बनाया था वो उसके अंदर पोर कर दिया है, ऊपर से जो मैंने थोड़े बहुत जो बिस्किट बचाए थे वो डाल दिए हैं और अब जो है ये थोड़े हम बनानास डाल रहे, पता तो चले भाई बनाना रूह अफ़ज़ा बनाना बनॉफी बनाई है हमने, तो उसका थोड़ा पता तो चलना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा कौन से फ्रूट के साथ और हम? अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर आप उसको पाइनएप्पल के साथ बनाएं, पाइनएप्पल के साथ पाइनएप्पल और चीज का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा और प्लस स्ट्रॉबेरी। ठीक है, बेस्ट। इसको हमने अब कर देना है जनाब फ्रीज कितनी देर के लिए? तकरीबन 3 से 4 घंटे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके घर मेहमानों ने आना है तो आप सुबह बनाकर रख दे। फ्रिज में रखना है, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि फ्रिज में रखना है क्योंकि बिस्किट है, अगर आप उसको फ्रीजर में रखेंगे तो वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। और अगर आपके पास घर में टाइम है तो जब हमने पहली बिस्किट की लेयर लगाई थी उसके बाद बेशक आप उसको 1 घंटे के लिए जो है उसको फ्रिज में रख दें ताकि जो बेस है बिस्किट की वो सेट हो जाएगी। अच्छा अनम क्रीम्स जो है वो इसमें 2 तरह की ऐड, 2 तरह की, बिल्कुल। एक हमने सॉर क्रीम नहीं क्रीम चीज ऐड की है और एक रेगुलर क्रीम जो भी हमारा इसकी रेसिपी शेयर कर देते हैं ऑडियंस के साथ। अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा बनाना बनॉफी के लिए हमने लिया है बिस्किट्स, तकरीबन हमने 4 पैकेट्स लिए, हाफ रोल्स, बटर हमने 1 कप के करीब इसमें लिया है जो कि ऑलमोस्ट 4 to 6 टेबल स्पून होगा। उसके बाद 2 पैकेट इसमें क्रीम गए हैं, 1 पैकेट इसमें क्रीम चीज गई है, 1 कप इसके अंदर कंडेंस मिल्क गया है, 2 to 3 टेबल स्पून इसमें रूह अफ़ज़ा गया है। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ों को कंबाइन किया है, बिस्किट को सेट किया है अच्छी तरीके से डिश के अंदर, ऊपर से इसको मटेरियल को जो है हमारा उसको पोर कर दिया, ऊपर से बिस्किट और बनानास के साथ। क्या बात है अनम, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार आपने रूह अफ़ज़ा की रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। और जनाब इसको हम चिल होने के लिए फ्रिज में रख रहे हैं तकरीबन 3 to 4 आवर्स के लिए। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल होगी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।